जय हिंद मित्रों, आप सभी का आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज आपके सामने हाजिर हूं एक और रोचक किस्से के साथ। यह किस्सा एक ऐसे शख्सियत की है जिसने 14 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम मचाया था, पूरी दिल्ली को जलाया था और आज जिसे आप चांदनी चौक कहते हैं वहां पर नरमुंडों का मीनार बना दिया था। आज हम इसी कत्लेआम, इसी शख्स के बारे में सुनेंगे कहानी। आज भले ही उस व्यक्ति के नाम पर हमारे देश में एक अभिनेत्री ने अपने पुत्र का नाम रखा है तैमूर, उसी की कहानी सुनने वाले हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि यह करीना कपूर के बेटे के बारे में सुनने वाले हैं। यह उस आक्रांता की कहानी सुनेंगे जिसने दिल्ली में कोहराम मचा दिया था और उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग मंगोल वंश का शासक था और वह समरकंद का सम्राट था, समरकंद का राजा था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करने की ठानी थी। खैर उस वक्त जो दिल्ली का साम्राज्य था, जो दिल्ली सल्तनत था, वो अपने सबसे बुरे सपने देख रहा था, बुरे दिन देख रहा था। सन 1388 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तो 1388 से लेकर 1398 के बीच इन 10 सालों में 4 शासक बदले गए और इसी 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर होता है। आइए इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे रूबरू होते हैं इस कहानी के साथ। तो 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश के शासक थे, अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन महमूद शाह। समरकंद में पूरी तैयारी के साथ तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करने का ठाना और उसने अपने 90,000 सैनिकों को जमा किया। जब समरकंद के शहर में 90,000 सैनिक एक साथ एक जगह इकट्ठा हो रहे थे तो कहा जाता है कि समरकंद में धूल की आंधी उठ गई थी सैनिकों के पैरों के कारण। और वो 90,000 सैनिक को समरकंद से दिल्ली तक की यात्रा पूरी करनी थी, जो दूरी लगभग 1000 मील की थी। एक तो दूरी 1000 मील, रास्ते में पार करना था हिंदू कुश जैसा पर्वत, पामीर का पठार, दुनिया की छत जिसे कहा जाता है, पथरीले रास्ते, बड़े बड़े सिंधु जैसे नदी, रेगिस्तान, तब जाकर वो पहुंचते भारत। ये कठिन रास्तों के बाद जब वो भारत पहुंचते तो उनके स्वागत के लिए खड़ा था भारत के विशालकाय हाथी, जिसको आज तक मंगोलों के सैनिक ने देखा तक नहीं था। केवल कहानी सुना था कि भारत के हाथी कितने विशाल होते हैं। जो अरबी घोड़े होते हैं, जो मंगोल घोड़े होते हैं, उनको सेकेंडों में सूंड से उठाकर चालक सहित, घुड़सवार सहित फेंक देते हैं। ये कहानी, हाथी की कहानी, समरकंद में सैनिकों के मन में एक डर सा बैठा हुआ था। फिर भी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण की ठान ली थी। भले दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, कह सकते हैं कि दिल्ली के साम्राज्य को हटाने के प्रतिकूल था, परंतु दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का जो वातावरण था, की जो स्थिति थी, वो आक्रमण के अनुकूल थी। बहुत कमजोर हो चुका था दिल्ली सल्तनत। समरकंद से निकलते ही 90,000 सैनिक तैमूर लंग के साथ भारत की ओर कूच कर दिया और तैमूर लंग के सामने 90,000 सैनिक से ज्यादा समस्या थी दुगुने घोड़े के साथ आना। समरकंद से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो गई। हिंदू कुश पर्वत पार करते करते कई घोड़े नीचे गिरकर मर गए। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब तैमूर लंग खुद घोड़े से उतर गया, जबकि कभी सम्राट घोड़े से नहीं उतरता है और एक नॉर्मल सैनिक की भांति
घोड़े का पूंछ पकड़कर पहाड़ पर चढ़ाई शुरू किया। उसको देखते ही तैमूर लंग के सारे सैनिक वैसे ही पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू करने लगे। पहाड़ों, पथरीलों रास्तों, नदियों को पार करते करते तैमूर लंग दिल्ली के सीमा पर दस्तक दे बैठा। इस बीच रास्ते में मिलने वाले अनेक साम्राज्य, अनेक गांव, अनेक शहर तैमूर लंग के रास्ते में आए। तैमूर लंग ने सबको मिटाते हुए, और कहा यह जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि उसने इस बीच 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। अब तैमूर लंग आ धमका है दिल्ली की सीमा पर। दिल्ली बहुत कमजोर हो चुका है, फिर भी दिल्ली के पास 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक, बलशाली हाथी थे और तैमूर लंग को परेशान करने के लिए काफी थे। पर तैमूर लंग तो दिल्ली को जीतने की ठान चुका था। तैमूर लंग ने दिल्ली के निकट लोनी में अपना शिविर लगाया और यमुना के उस पार एक टीले पर खड़े होकर उसने दिल्ली शहर का मुआयना किया। उसी वक्त उसके मन में एक ख्याल आया कि जब हमारी सेना इस दिल्ली के सम्राट की सेना से लड़ेगी और अगर कभी भी भूल चूक से हमारी सेना पर वो कुछ देर के लिए भारी पड़ेंगे तो ये जो 1 लाख हिंदू बंदी हैं, ये दिल्ली के सम्राट की तरफ से जोर जोर से उनका उत्साह बढ़ाएंगे और हो सकता है तो बिना हथियार के ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। ये ख्याल मन में आते ही तैमूर लंग नीचे आता है और अपने सैनिकों को, यहां तक कि कहा जाता है अपने मौलवियों को आदेश देता है कि एक एक हिंदू बंदी मारे जाए। और दिल्ली के निकट वही जगह लोनी में ये 1 लाख हिंदू का कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद अगले सुबह तैयारी पूरी हो चुकी थी दिल्ली पर आक्रमण की, और पूरा प्लान तैमूर लंग के दिमाग में बन चुका था। अब बारी थी आक्रमण करने की, और यह आक्रमण करनाल नामक जगह पर हुआ। करनाल में दोनों सेना आमने सामने भिड़ चुकी थी। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। तैमूर लंग की सेना दिल्ली के सम्राट की सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा था। तैमूर लंग घोड़े पर चढ़कर इस दृश्य को देख रहा था, परंतु तैमूर लंग ने देखा कि एक जगह जहां हाथियों के झुंड ने तैमूर लंग की सेना को घेर लिया है और कुचलते हुए आगे बढ़ गए हैं। तो यहां से शुरू होता है तैमूर लंग का प्लान। और तैमूर लंग ने अपने सैनिकों को पहले से आदेश देकर रखा था कि जब मैं इशारा करूं तो तीर अंदाजों को तीर चलाना है, लेकिन यह तीर कहीं और नहीं, हाथी पर बैठा हुआ उस महावत पर चलाना है, जिससे महावत को नीचे गिरा दें हम, और हाथी पर किसी का नियंत्रण नहीं रहे। और तैमूर लंग ने आदेश दिया तीर अंदाजों को कि महावत पर तीर चलाओ। तीर चले, बहुत सारे महावत मारे गए, हाथी आजाद हो गई, बिना महावत के थी। फिर भी तैमूर लंग की सेना को कुचल रही थी और आगे बढ़ रही थी। हाथी के सामने जो भी आता था सूर से उठा के बहुत दूर फेंक देता था हाथी, और डर तो सेना के मन में पहले से बैठा हुआ था। और इस बीच तैमूर लंग के सेना में भगदड़ मच गई। कारण क्या था? तो भारतीय हाथी, जिसका डर उसके मन में पहले से था। अब तैमूर लंग के मन में जो दूसरा प्लान था वो शुरू होता है। तैमूर लंग अपनी सेना में ऊंटों को लेकर आया हुआ था। उसके प्लान के मुताबिक ऊंट के पीठ पर एक लकड़ी का बक्सा बनाया गया था। उस बक्से में सूखी हुई घास और सूखे हुए लकड़ी डाले हुए थे, और प्लान के मुताबिक हाथी के सामने ऊंट को कर देना था और ऊंट के पीठ पर लगे उस लकड़ी और सूखी घास में आग लगा देना था। सैनिकों ने ऐसा ही किया और ऊंट को हाथी के सामने किया गया। आप जानते होंगे ऊंट भी काफी लंबा होता है, हाथी भी लंबा होता है। हाथी ने जब ऊंट के पीठ पर आग लगा हुआ देखा तो हाथी पीछे हट गया और भड़क गया, और जो हाथी अभी तक तैमूर लंग की सेना की तरफ मुंह करके आगे कुचलते हुए बढ़ रहे थे, वही हाथी वापस दिल्ली के सम्राट की तरफ मुड़ गए और दिल्ली की सेना को कुचलने लगे। इस बीच तैमूर लंग अपने घोड़े से कूदा,
एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये तैमूर लंग अपने आत्मकथा में लिखता है। एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में तलवार था और कई घंटों तक घोड़े से उतरकर तैमूर लंग ने युद्ध लड़ा। और तैमूर लंग लिखता है कि मैंने कितने सैनिक मारे मुझे याद नहीं, मैं कितने घंटे लड़ा मुझे कुछ याद नहीं, कहां से मुझ में इतनी ताकत आई मुझे पता नहीं। और वो लिखता है कि मैंने कम से कम 3 या 4 हाथी के सुर काटे और जिस हाथी के मैं सुर काटता था वो पैरों के बल गिरकर वहीं ढेर हो जाता था। इसके बाद तैमूर लंग बहुत देर के बाद अपने घोड़े पर चढ़ता है और जब घोड़े पर चढ़ता है, घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ता है उसके हाथ से लगाम फिसल जाती है और वो गिर जाता है। बाद में तैमूर लंग देखता है तो उसका पूरा हाथ, पूरा कपड़ा खून से भींगा हुआ था और तैमूर लंग लगभग बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। तभी उसके सिपह सालार और जो भी सेनापति थे वो तैमूर लंग को उठाकर ले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, सरकार, सम्राट, सुल्तान, हमने दिल्ली फतह कर लिया। और अगले सुबह जब नींद खुलती है तैमूर लंग की तो वो दिल्ली में एक सामियाने में बैठा हुआ आज वो दिल्ली का सम्राट है। बचे हुए लगभग 50 या 60 हाथी जो उस युद्ध में बच जाते हैं, उन हाथी को तैमूर लंग के सामने पेश किया जाता है और हाथी अपने घुटनों पर बल बैठकर अपने नए सम्राट के सामने नतमस्तक होता है और अभिवादन करता है। इस बीच लगभग तैमूर लंग के 15,000 सैनिक दिल्ली में प्रवेश करते हैं और वो घर जा जाकर सबसे हर्जाना वसूलते हैं। नहीं देने पर छीनते हैं। अगर उन्हें उसके घर में कोई नारी दिख जाए, सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा चल रहा था। इसी बीच कुछ हिंदुओं ने विरोध किया। विरोध करने पर उनके घर के औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब तैमूर लंग की सेना जिसके दरवाजे पर जाती थी, लोग दरवाजा बंद कर देते थे और अपने घर के सामानों में, अपने घर के अनाजों में, अपने घर के पैसों में आग लगा देते थे। बाद में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जो हिंदू लोग थे और मुस्लिम भी, सिर्फ हिंदू नहीं कह सकते हैं आप, मुस्लिम भी, उसने अपने पत्नी और बच्चों को मार दिया, खुद से मार दिया कि तैमूर लंग की सेना जो भक्षक बनकर घूम रही है उनसे हमारी इज्जत बच सके। और खुद हथियार उठा लिया। जब हथियार उठाया गया तो दिल्ली के लोगों ने तैमूर लंग की सेना से लड़ना शुरू किया। अब तैमूर लंग की सारी सेना दिल्ली में प्रवेश कर गई और दिल्ली में शुरू हुआ नरसंहार, कत्लेआम। लोग को मूली की तरह काटा गया। जहां तहां लाश गिरा हुआ है। 1 या 2 दिन तक ही लोग उनका सामना कर पाए और लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी हार मान ली। और जो बचे खुचे लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था, वो सब लोग भागते भागते चांदनी चौक पहुंचे और चांदनी चौक पर स्थित एक मस्जिद के अहाते में शरण ली। तैमूर लंग की लगभग 500 सैनिक थे तैमूर लंग के, जो उनको ढूंढते ढूंढते, उनका पीछा करते करते चांदनी चौक के उस मस्जिद के पास आ गए और उन्होंने सभी लोगों को घेर लिया। और उसी मस्जिद के प्रांगण में उसने सब लोगों के सिर को धड़ से अलग कर दिया और वहां पर स्थित एक चौराहे पर उसने उस नरमुंडों की एक मीनार सी बना दी। पूरा दिल्ली लाशों से पटा हुआ था। जो इत्र के लिए मशहूर था पुरानी दिल्ली, और दिल्ली आज वो लाशों की बदबू में भरा हुआ था। पूरी दिल्ली जल रही थी। तैमूर लंग की सेना 14 दिनों तक दिल्ली में रही, खूब लूटपाट किया, बहुत सारा धन कमाया, बहुत सारा धन लूटा। तरह तरह के मोती, तरह तरह के जवाहरात सब उसके पास थे और पूरी दिल्ली लाश से पटी हुई थी। वो 14 दिन दिल्ली के लिए इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली को वापस दिल्ली बनने में करीब 100 साल लग गए। तैमूर लंग की सेना 14 दिनों तक दिल्ली में रुकी और फिर वापस गई। तैमूर लंग घायल हो चुका था और रास्ते में किसी तरह चलते कैसे कैसे करके समरकंद पहुंचा, लेकिन ज्यादा दिन तैमूर लंग जीवित नहीं रह सका और 1405 ईस्वी में समरकंद में ही तैमूर लंग की मृत्यु हो गई। अब ये समरकंद है कहां?
तो आज का जो एक देश है उज्बेकिस्तान, उसी का एक मशहूर शहर समरकंद है, काफी खूबसूरत भी है। ये था तैमूर लंग का किस्सा और ये थी तैमूर लंग के दिल्ली में कत्लेआम की कहानी। मैं आपके सामने ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।